गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर 7 में आगे करेंगे टोटल प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट और एवरेज प्रोडक्ट ऑफ वेरिएबल फैक्टर। टोटल प्रोडक्ट क्या होता है? टोटल प्रोडक्ट इज द सम टोटल ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस्ड बाय ऑल द यूनिट ऑफ ए वेरिएबल फैक्टर अलोंग विद सम कांस्टेंट अमाउंट ऑफ द फिक्स्ड फैक्टर यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन. Let us consider L as the variable factor and K as the fixed factor. Also assume that along with some constant application of the fixed factor, the producer is using 1 through 6 unit of the variable factor. The resultant output is 10, 12, 15, 12, 10 and 6 unit of commodity. तो जब हमने इसका टोटल प्रोडक्ट निकालना है तो टोटल प्रोडक्ट में इन सब का टोटल कर देंगे। मतलब जो लेबर और कैपिटल का प्रयोग करके जितना वस्तु का प्रोडक्शन होगी उसका टोटल क्या कहलाता है? टोटल प्रोडक्ट कहलाता है। आगे है मार्जिनल प्रोडक्ट. मार्जिनल प्रोडक्ट रेफर टू द चेंज इन टोटल प्रोडक्ट व्हेन वन मोर यूनिट ऑफ द वेरिएबल फैक्टर इज यूज्ड. If output increase from 40 to 45 unit when the input of labor is increased from 5 to 6 unit, तो marginal product हो जाएगा 45 minus 40 is equal to 5. एक अतिरिक्त इकाई का प्रयोग करने से कुल उत्पादन में जितनी वृद्धि होती है उसे क्या कहा जाता है? मार्जिनल प्रोडक्ट. जैसा कि इस एग्जांपल में दिखा रखा है कि अगर 5 से 6 यूनिट लेबर लगाई तो 40 से 45 प्रोडक्शन हुआ, तो जो डिफरेंस 5 है वो क्या हो जाएगा? मार्जिनल प्रोडक्ट. एवरेज प्रोडक्ट किसके इक्वल होता है? एवरेज प्रोडक्ट इज इक्वल टू टोटल प्रोडक्ट ओवर यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर. जैसे अगर टोटल प्रोडक्ट 40 है और 5 यूनिट लेबर के यूज होते हैं तो एवरेज प्रोडक्ट हो जाएगा 40/5 इज इक्वल टू 8 यूनिट. एस्टिमेशन ऑफ एपी, एमपी एंड टीपी. एपी, एमपी और टीपी की जो एस्टिमेशन है, अगर हमें टेबल में टीपी दे रखा है तो हम एपी और एमपी आसानी से निकाल सकते हैं. अगर टोटल प्रोडक्ट दे रखा है तो जो यूनिट ऑफ लेबर है उसको हम डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? एवरेज प्रोडक्ट. और अगर हमारे पास एवरेज प्रोडक्ट दे रखा है तो यूनिट ऑफ लेबर को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा टोटल प्रोडक्ट. और अगर टोटल प्रोडक्ट में से मार्जिनल प्रोडक्ट निकालने के लिए TP1 माइनस TP0 कर देंगे. जैसे 50 है इसमें टोटल प्रोडक्ट, तो 50 माइनस 0 50 आ गया, फिर 90 माइनस 50 40 आ गया, फिर 120 माइनस 90 30 आ गया. तो इस तरह से हम टोटल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट की कैलकुलेशन कर सकते हैं. नेक्स्ट है रिटर्न टू ए फैक्टर, द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन. If the input of one factor is increasing while all other factor remain constant, then the proportion between the factor is changed. Supposing there are two factor of production, land and labor. जैसे अगर हम ये मानते हैं कि प्रोडक्शन के दो फैक्टर हैं, एक लैंड और एक लेबर, तो अगर हम लैंड को फिक्स फैक्टर मानते हैं और लेबर को वेरिएबल फैक्टर मानते हैं, तो हम ये मानते हैं कि अगर लैंड की जो मेजरमेंट है वो हमारे पास 2 हेक्टेयर है, यू ग्रो टमाटो ऑन इट विद द हेल्प ऑफ 1 यूनिट ऑफ लेबर. अगर हम एक व्यक्ति की सहायता से इसके ऊपर टमाटर की खेती करते हैं तो प्रपोर्शन क्या हो गया? लेबर और लैंड का 1:2. और अगर हम 2 लेबर लगाते हैं तो इनकी रेशो हो गई 2:2. इन अदर वर्ड, इफ देयर आर 2 हेक्टेयर ऑफ लैंड पर यूनिट ऑफ लेबर प्रीवियसली, नाउ देयर विल बी 1 हेक्टेयर ऑफ लैंड. पहले जो 1:2, अब 1:1 की रेशो आ गई है. देयर विल आल्सो बी ए चेंज इन टोटल आउटपुट बट at different rate. Initially when more labor is employed on the fixed factor, total output may increase at the increasing rate. तो इससे क्या होता है कि जो टोटल आउटपुट है वो इंक्रीजिंग रेट पर बढ़ता है, बट इवेंचुअली ए स्टेज मस्ट कम व्हेन एज ए मैटर ऑफ लॉ टोटल आउटपुट विल इंक्रीज ओनली एट ए डिमिनिशिंग रेट. तो फिर इसके बाद एक ऐसा नियम आ जाता है जिसमें डिमिनिशिंग रेट, घटती दर से टोटल आउटपुट में वृद्धि होती है. दिस इज पॉपुलरली नोन एज द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन और द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न. तो इसे लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन या डिमिनिशिंग रिटर्न के नाम से जाना जाता है. जैसा कि ये हमारे पास टेबल और डायग्राम बना हुआ है. जैसे टेबल में ये दिखाया गया है कि टोटल प्रोडक्ट जो है पहले 2, 5, 9, 12, 14, 15, 15, 14 आ रहा है. तो मार्जिनल प्रोडक्ट 2, 3, 4 आ रहा है, ये इंक्रीजिंग रेट पर है. 3, 2, 1 हो गया, ये डिमिनिशिंग रेट पर है. फिर 0 और -1 हो गया, ये क्या हो गया? नेगेटिव मार्जिनल प्रोडक्ट आ गया. तो इसी को ही हमने डायग्राम में फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज और थर्ड स्टेज में दिखाया गया है. फर्स्ट स्टेज जो है इसमें इंक्रीज हो रहा है टोटल प्रोडक्ट, फिर
मैक्सिमम हो गया सेकंड स्टेज में, और थर्ड स्टेज में ये कम होना शुरू हो गया। इसी तरह से मार्जिनल प्रोडक्ट भी पहले बढ़ रहा है, फिर कम हो रहा है, और फिर माइनस डिग्री पर पहुंच गया है। तो इस तरह से ये जो टेबल है ये भी हमें इसमें जो एक्सप्लेनेशन है ये भी ऐसे ही देनी है कि टेबल MP टेंड्स टू राइज OL unit of labor are used. This corresponds to point E on the MP curve. This is a situation of increasing return. तो पहला जो है वो इंक्रीजिंग रिटर्न की सिचुएशन है। दूसरी जो है दिस कॉरेस्पॉन्डेंस टू द सिचुएशन ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न टू ए फैक्टर, इसमें भी MP राइज हो रहा है तो थोड़ी डिमिनिशिंग रेट पर इंक्रीज हो रही है। और थर्ड में क्या है कि बियॉन्ड OL यूनिट ऑफ लेबर MP टेंड्स टू डिक्लाइन, तो MP जो है वो नीचे की ओर जा रही है एंड TP इंक्रीज ओनली एट डिमिनिशिंग रेट, और टोटल प्रोडक्शन जो है वो केवल डिमिनिशिंग रेट पर ही इंक्रीज हो रहा है। फोर्थ में क्या बता रखा है, व्हेन एम्प्लॉयमेंट ऑफ लेबर एक्सीड, जब एम्प्लॉयमेंट लेबर की जो है वो बढ़ जाएगी तो इससे क्या होगा कि हमारा जो नेगेटिव सिचुएशन आ जाएगी, टोटल प्रोडक्ट जो है वो कम होना शुरू हो जाएगा और मार्जिनल प्रोडक्ट डिक्लाइन होना शुरू हो जाएगा। इसके कारण क्या हो सकते हैं, इंक्रीजिंग रिटर्न टू ए फैक्टर के कारण होते हैं फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स्ड फैक्टर के। जब तक हम इंक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर होता है कि अगर हम फिक्स्ड फैक्टर पर ज़्यादा व्यक्ति लगाए जा रहे हैं, तो जब तक उसका फुल यूटिलाइजेशन नहीं होता फिक्स्ड फैक्टर का, तब तक क्या होता है कि वस्तु का उत्पादन बढ़ता रहता है। सेकंड है डिवीजन ऑफ लेबर एंड इंक्रीज इन एफिशिएंसी, कि इसमें उत्पादन क्यों बढ़ता है कि जो लेबर है वो अपने काम का बंटवारा कर लेती है और जिससे एफिशिएंसी उनकी जो व्यक्ति है उनकी इंक्रीज हो जाती है। बेटर कोऑर्डिनेशन बिटवीन द फैक्टर, और जैसे जैसे फिक्स्ड फैक्टर जो है वो अंडर यूटिलाइज्ड होता है तो उसमें व्यक्ति अगर लगाए जाते हैं तो वो बेटर कोऑर्डिनेशन से आपस में सहयोग से काम करते हैं, जिसके कारण मार्जिनल प्रोडक्ट इंक्रीज होता है और टोटल प्रोडक्ट भी इंक्रीज होता है। काजेज ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न, पर थोड़े समय के बाद जो उत्पादन है वो कम होना शुरू हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, फिक्सिटी ऑफ द फैक्टर, क्योंकि जो एक फैक्टर है हमारा वो फिक्स है, इसके ऊपर जितनी ज़्यादा लेबर लगाते जाएंगे तो जो एवरेज लेबर है, एवरेज प्रोडक्शन है, वो क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। imperfect factor substitution, factor of production are imperfect substitute of each other, more and more of labor cannot be continuously used in place of capital। तो कैपिटल की जगह हम ज़्यादा से ज़्यादा अगर लेबर लगाते जाएंगे तो इससे फैक्टर का सब्सटीट्यूशन जो है वो इनपरफेक्ट हो जाएगा, जिसके कारण प्रोडक्शन कम होती जाएगी। पुअर कोऑर्डिनेशन बिटवीन द फैक्टर, इंक्रीजिंग एप्लीकेशन ऑफ द वेरिएबल फैक्टर इवेंचुअली डिस्टर्ब द आइडियल फैक्टर रेशो। जो आइडियल फैक्टर रेशो होती है लेबर और कैपिटल की, वो डिस्टर्ब हो जाएगी, जिसके कारण उनका कोऑर्डिनेशन खत्म हो जाएगा। एजम्पशन ऑफ लॉ, इस लॉ की मान्यताएं क्या हो सकती हैं कि रेशो इन विच फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर कंबाइंड कैन बी चेंज, कि रेशो जो है वो परिवर्तित हो सकती है। होमोजीनियस आर इक्वली एफिशिएंट एंड आर इंक्रीज्ड वन बाय वन, कि जो वेरिएबल फैक्टर के यूनिट हैं वो एक एक करके इंक्रीज हो रहे हैं। लेस एफिशिएंसी ऑफ द फॉर्मर वंस इट सेट बिकॉज द आइडियल फैक्टर रेशो इज डिस्टर्ब, इसमें जो आइडियल फैक्टर रेशो की है वो डिस्टर्ब हो जाएगी तो वस्तु का उत्पादन नहीं होगा। अब ये रिलेशन दिखा रखा है इसमें, टोटल प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट और एवरेज प्रोडक्ट का रिलेशन दिखा रखा है। इसमें हम टेबल बनाएंगे, टेबल में पहले टोटल प्रोडक्ट हमने लर्न कर लेंगे तो मार्जिनल और एवरेज जो है वो हम अपने आप निकाल सकते हैं। फिर इसके बाद ये डायग्राम बनाएंगे, इसमें वैसे ही जैसा पिछला डायग्राम बताया था आपको, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज और थर्ड स्टेज इसमें बन जाएगी। तो इसमें रिलेशन क्या आएगा, पहला रिलेशन आएगा सो लॉन्ग MP इज इंक्रीजिंग TP इज इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट, के जैसे जैसे मार्जिनल प्रोडक्ट बढ़ रहा है वैसे वैसे टोटल प्रोडक्ट जो है वो बढ़ती दर पर बढ़ेगा। और दूसरा रिलेशन क्या आएगा, जब मार्जिनल प्रोडक्ट डिमिनिशिंग होगा, स्टार्ट हो जाएगा कम होना, तो टोटल प्रोडक्ट जो है वो भी डिमिनिशिंग रेट पर ही बढ़ेगा। और तीसरा रिलेशन आएगा व्हेन MP जीरो, अगर मार्जिनल प्रोडक्ट जीरो हो जाता है तो देयर इज नो एडिशन इन TP, तो टोटल प्रोडक्ट में किसी तरह की कोई वृद्धि नहीं होगी। तो इससे क्या हो जाएगा, MP जीरो हो जाएगा और TP मैक्सिमम हो जाएगा। और चौथा रिलेशन क्या दिखाया है कि व्हेन MP इज नेगेटिव TP स्टार्ट डिक्लाइनिंग, जब MP नेगेटिव हो जाएगा तो TP जो है वो कम होना शुरू हो जाएगा। तो ये 8th यूनिट पर होगा। तो इस तरह से आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। इसके रिगार्डिंग जो क्वेश्चन है वो आपने फेयर नोटबुक में करने हैं। थैंक यू।